आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। और हमारी जो बोर्ड की परीक्षा है वह बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। हम देखें कि 12th की बोर्ड एग्ज़ाम 9 तारीख से शुरू हो रही है और हमारे जो 10th के एग्ज़ाम है वह 16 से शुरू हो रही है। सभी विद्यार्थियों को होली की शुभकामना के साथ साथ एग्ज़ाम के लिए भी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समय का सदुपयोग करते हुए तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। इसी के अंतर्गत आज हमारा अध्याय 14 विज्ञान ऊर्जा के स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो बालकों, ये जो अध्याय है वह हमारा 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। इस अध्याय में आपको 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन है वह आपको 2 नंबर का मिलेगा, यानी कि हम देख कुल हमारे ये 4 अंक का है। प्रिय विद्यार्थियों, तो पहला हमारा क्वेश्चन है और ये मोस्ट क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपको एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन यही देखने को मिल जाए कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत के गुण लिखो, या यूं कहें कि आपको पूछा जाए कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत की क्या क्या विशेषता है। तो बालकों, ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि जो ऊर्जा का स्रोत है उसकी ऊर्जा दक्षता क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, यानी कि उसका प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान जो है उससे हमें अधिक कार्य यानी अधिक क्या मिले? ऊष्मा मिले, यानी ऊष्मा दक्षता क्या हो? अधिक हो। दूसरा जो विशेषता है वो ये होनी चाहिए कि वह सरलता से सुलभ हो, यानी आसानी से हमें क्या हो जाए? उपलब्ध हो जाए। तीसरा, उसका भंडारण यानी संग्रहण और परिवहन आसानी से किया जा सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि वह मितव्ययी यानी सस्ता भी होना चाहिए। तो ये 4 प्रमुख क्या है? एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की विशेषता है, यानी कि पहला क्या है कि उसकी ऊर्जा दक्षता क्या हो? अधिक हो, यानी उससे हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती हो। दूसरा क्या हो? आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा क्या है? उसका भंडारण और परिवहन सरलता से किया जा सके। और चौथा है कि वह सस्ता हो। ये 4 विशेषताएं हैं वो उत्तम ऊर्जा स्रोत की है या गुण है। तो बालकों, ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2 नंबर का आने की प्रबल संभावना है। तो ध्यान रहे, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत ही इजी है। ऊर्जा दक्षता अधिक होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो, भंडारण परिवहन सरल हो या सुगम हो और सस्ता हो। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, पारंपरिक स्रोत यानी जिनका हम प्राचीन समय से उपयोग करते आ रहे हैं वो हमारे क्या है? पारंपरिक स्रोत हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की बात करें तो हम देखते हैं कि कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैसें हैं, पवन ऊर्जा है हमारी जो है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पानी है। ये हमारे क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखो तो आप लिखेंगे कोयला, खनिज कोयला, उसके बाद में पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैसें, फिर हम देखते हैं कि जल, पवन, ये हमारे क्या हैं?
ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। फिर बात करते हैं जैव मात्रा या बायोमास किसे कहते हैं। जैव मात्रा या बायोमास किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट है, 1 नंबर का आपके परीक्षा में आ सकता है। तो वनस्पति व जीव जंतुओं के अपशिष्ट को क्या कहेंगे, बायोमास कहते हैं या जैव मात्रा कहते हैं। हमारे जैसे पशु हैं उनका जो अपशिष्ट है, इसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं उनके जो अपशिष्ट हैं, तना पत्ती, ये जो अपशिष्ट भाग हैं, ये क्या है, जैव मात्रा कहलाती है। फिर बात आती है जैव गैस या गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। ये क्वेश्चन भी बालकों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड में पूछा हुआ भी है। बोर्ड में क्यों, अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम गोबर गैस कहते हैं। और वैसे इसको जैव गैस भी कहते हैं क्योंकि जीवों के अपशिष्ट से, मलमूत्र से इस गैस को तैयार किया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः मैथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, मैथेन गैस होती है। कितने परसेंट होती है, 75% होती है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करें पवनों का देश या पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, तो बालकों पवन चक्कियों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। पवन यानी पवनों से विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। भारत का पवनों से विद्युत उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, अगर आपको पूछा जाए तो आपको बताना है 5वां स्थान है। इस कार्य में जर्मनी विश्व में क्या है, अग्रणी देश है। फिर हम बात करते हैं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के नाम लिखो। तो ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, यानी कि हमारे पारंपरिक स्रोतों से अलावा जो स्रोत हैं, जो विकल्प के रूप में, यानी कि जब ये स्रोत समाप्त हो जाएंगे तो इनका विकल्प कौन से स्रोत हो सकते हैं, उन्हें वैकल्पिक स्रोत या यूं कहें गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। तो उसमें आता है सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ज्वार भाटा से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसे क्या कहेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। सूर्य के जो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर्य ऊर्जा। जो महासागर हैं, महासागरों में तरंगे उठती हैं, उन तरंगों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे तरंगीय ऊर्जा कहते हैं। फिर देखो बालकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो सौर ऊर्जा पैनल होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से क्वेश्चन बन सकता है कि, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ भी है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सौर ऊर्जा पैनल बनाने में किसका उपयोग होता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और बालकों में कहूँगा इस क्वेश्चन को दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप अपना इस वीडियो को मिस कर जाएं और ये क्वेश्चन आ जाए और फिर आपको धोखा हो कि हमने सर का ये वीडियो क्यों नहीं देखा। तो इसके लिए जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा पैनल बनाने में किसका उपयोग होता है, तो वो है बालकों सिलिकॉन। SI यानी कि सिलिकॉन का प्रयोग होता है। तो ध्यान रहे कि सौर ऊर्जा पैनल या सौर सेल, पैनल की जगह आपको क्या कहा जा सकता है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि CNG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। यानी हम देखते हैं बड़े बड़े जो शहर हैं हमारे, दिल्ली है, कलकत्ता है, बम्बई है, इनमें जो गाड़ियां चलती हैं वो CNG गाड़ियां होती हैं। तो C का मतलब है कंप्रेस्ड
एन का मतलब है नेचुरल और जी का मतलब है गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो अगर आपको पूछा जाए कि CNG का पूरा नाम लिखो तो आप लिखेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इस गैस में मुख्यतः मेथेन गैस होती है। क्या होती है? मेथेन गैस होती है। अब चूंकि ये जो मेथेन गैस है इसका सूत्र है CH4, यानी इसमें कार्बन क्या है? एक है। अब कार्बन चूंकि एक है इसलिए जब इसका दहन होता है तो जो प्रदूषण है वो बहुत ही क्या होता है? कम होता है। इसकी ऊर्जा दक्षता क्या है? अधिक है, इसलिए ये ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत माना जाता है। फिर बात करते हैं कि ऊर्जा स्रोत का चयन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कि हम जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका चयन करेंगे तो किन किन कारकों पर निर्भरता रहेगी। तो पहली जो निर्भरता है कि ऊर्जा का जो स्रोत है उसकी ऊर्जा दक्षता कितनी है, ऊर्जा दक्षता कितनी है। दूसरा है कि ऊर्जा का जो स्रोत है वह सरल व सुगमता देखी जाएगी। तीसरा कि वह प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उसकी प्रौद्योगिकी दक्षता क्या है। और चौथा देखें कि उससे पर्यावरण को किस प्रकार की क्षति है या नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ऊर्जा के स्रोत का क्या करते हैं? चयन करते हैं। फिर हम बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत के चयन का हो गया। फिर है कि सौर ऊर्जा पैनल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको जस्ट मैंने बताया था, ये अपना क्वेश्चन आया था कि सौर ऊर्जा पैनल। तो ध्यान रहे, एक चीज और ध्यान रखें कि पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम रिक्वायरमेंट क्या है। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा पैनल, ये जो पवन चक्कियां लगाते हैं हमारे राजस्थान में, आप अगर जैसलमेर गए हो, जैसलमेर में जो रामसर साइड है वहाँ पर पवन चक्कियां लगी हुई हैं। इसी प्रकार हमारे जोधपुर में लगी हुई हैं, सीकर में हर्ष जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ लगी हुई हैं। भारत में जो प्लांट है, बड़ा प्लांट है, वह हमारे तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास स्थित है। इसके लिए जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है कि ये पवन ऊर्जा संयंत्र वहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ हवा का पवनों का वेग है वह 15 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि पवन चक्कियों की जो पंखुड़ियाँ हैं उनकी गति बनी रहे। गति बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम हवाओं का वेग है वो कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा चल रही है पंखुड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमेंगी और ज़्यादा क्या होगा? विद्युत का उत्पादन होगा। तो ये था हमारा अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। तो बालकों, इस अध्याय में आपको ये जो क्वेश्चन बताए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त हों। जब आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे तो आपको खुशी होगी, आपको खुशी के साथ साथ आपके परिवार वालों को खुशी होगी और आपके जो गुरुजन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि बालकों, जब शिष्य कामयाब होता है और वह जब कामयाब होकर गुरु के चरण छूता है तो उसकी जो हृदय की भावना है वो बहुत ही गदगद करने वाली होती है कि देखो आज हमारे शिष्य कहाँ पहुँच गए। तो आपको पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।